हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली, जो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है पिछले 10-20 साल के, इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस, इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, तो उसमें जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, जो पीछे का फिलोसफी रहा है, उसको समझते हुए हम चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी हमारे टीम का जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड प्री मेंस इंटरव्यू का, सिलेक्शन का इन स्टेट पीसीएस एज वेल एज इन यूपीएससी, उसके लिहाज से हम चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि चीजें क्या रहे, ऑथेंटिक रहे और आपकी एग्जाम का जो रेलेवेंस है उसके हिसाब से चीजें हम आपको बताएं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी का जो फाउंडेशनल आपका बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है। फाउंडेशनल बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, एथिक्स है, इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है। और अगर नहीं है तो आप हमारे फाउंडेशनल क्लास से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज देंगे फॉर ऑल द जीएस पेपर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस कराई जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस और जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसके हिसाब से। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट होगा फॉर प्री एंड मेंस, और वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपका जो भी वीकनेस है उसके ऊपर काम किया जाएगा। ओके, और बाकी चीजों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488। ध्यान रखिएगा, ये हमारा सिर्फ ओनली ऑफिशियल नंबर है। और बाकी जो हाइलाइट्स है जैसे इन हाउस लाइब्रेरी, ये सब भी अवेलेबल है, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की ओर, जो बात कर रहा है अबाउट कोऑपरेटिव्स। तो इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो गया है गुजरात में। और यूनिवर्सिटी का नाम है आपका त्रिभुवन साकारी यूनिवर्सिटी। तो अभी ये जो पॉइंट है आप प्रीलिम्स के लिहाज से ध्यान में रख सकते हैं। स्टेट पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ खुला है, ओके, कोऑपरेटिव्स के फील्ड में। इसी के साथ अभी हमें मेंस के लिए क्या समझना जरूरी है, कोऑपरेटिव्स के बारे में समझना जरूरी है कि कोऑपरेटिव्स होते क्या है। तो कोऑपरेटिव से ही समझ में आ रहा है कि को से क्या है कि आपके जो वॉलंटियरली क्या होंगे, इंटरेस्टेड पीपल होंगे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके, उसके लिए वो क्या करेंगे, कोऑपरेटिवली ऑपरेट करेंगे ताकि उनका जो गोल है, गोल क्या हो सकता है कि साथ में ग्रो करना, ओके, देन आपका जो इनकम स्टेबिलिटी है उसको अचीव करना, फार्मर्स का वेलफेयर इंश्योर करना। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेयरी कोऑपरेटिव है, जो सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि एक क्या है, कोऑपरेटिव है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोऑपरेशन के जरिए आपके जो कैपिटलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज था उसको कम किया गया। इसी के साथ जो आपके रूरल डेयरी फार्मर्स थे उनको एम्पावर किया गया बाय गिविंग देम बेटर प्राइस, बेटर मार्केट एक्सेस, ओके। तो इससे हमें समझ में आता है कि कोऑपरेटिव क्या है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, एक सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल जिसका क्या होता है, आपका सेम ऑब्जेक्टिव होता है टू अटेन इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ओके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वैसे लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव्स को फॉर्म करते हैं। तो आज अगर देखें हमारे देश में, तो हमारे देश में आपका हंगर का प्रॉब्लम, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज, ओके, फिर आपके बेटर कमाई ना हो पाना, तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव के जरिए सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को इंश्योर कर सकते हैं।
ओके तो अभी कोऑपरेटिव का जो आपका आइडियोलॉजी है ये सोशलिस्टिक टेंडेंसीज पे बसा हुआ है कि हमें क्या करना है, इक्वालिटी के साथ, जस्टिस के साथ, ओके कोऑपरेशन के साथ आपका एक वेंचर को बनाना है और उस वेंचर से हमें क्या करना है, एक पूरे आपके रीजन का, कम्युनिटी का डेवलपमेंट इंश्योर करना है। तो अभी कोऑपरेटिव से आपके इसका आपका एडवांटेज पूछा जाता है या फिर इसमें क्या लेक्यूनास रह गई है या फिर कोऑपरेटिव का इनइफिशिएंसी में क्या रीजन है। तो इनइफिशिएंसी में अगर पहला रीजन ही आप देखें तो होता है कि जो एक्सपर्टीज चाहिए कोऑपरेटिव्स को चलाने के लिए, तो एक कोऑपरेटिव जब आगे बढ़ता है तो उसमें फाइनेंस में हो, टेक्निकल बैकग्राउंड में हो, ओके फिर मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, नॉलेज का जरूरत होता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपका लैक ऑफ एक्सपर्टीज होता है। तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, बाय इम्पार्टिंग कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एजुकेशन। तो उसी के लिए क्या है, फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी गुजरात में खोला गया है और इसी के साथ ये भी अर्ज किया गया है बाय आवर कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी की 9 से 12 तक आपके क्या किया जाएगा, सीबीएसई कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा इन दिस 9 to 12 क्लासेस, ताकि उसमें आपका क्या हो, कोऑपरेटिव्स के ऊपर नॉलेज को दिया जा सके इन अ होलिस्टिक मैनर, ताकि इन फ्यूचर क्या हो, कोऑपरेटिव सेक्टर में आपकी जो आपके ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस है या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज का क्राइसिस है वो दूर किया जा सके और कोऑपरेटिव्स को इफिशिएंट तरीके से, बेटर तरीके से आपका मैनेज किया जा सके। ओके तो ये आर्टिकल जरूरी रहेगा मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। कोऑपरेटिव्स क्या है, इसके क्या सक्सेसेस है, अचीवमेंट्स है, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन में, आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट में, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे सेवा, ओके जो सेवा आपका कोऑपरेटिव है फॉर वुमेन, तो उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें ईला भट्ट जी का जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर वर्गीस कुरियन जी का जो आपका कंट्रीब्यूशन है इन अमूल, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ओके एग्जाम्पल के तरीके से। फिर इसको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर वेलफेयर के लिए काम करती है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। देन आप अपने रीजनल लेवल पे स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, उसको भी देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अमूल का ही रेप्लिकेट अगर हम देखें, रेप्लिका अगर आसाम में देखें तो वमूल है, ओके वमूल, वेस्टर्न आसाम मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो एजुकेशनल पुश देना जरूरी है कोऑपरेटिव्स में, ताकि कोऑपरेटिव्स को प्रोफेशनली मैनेज किया जा सके, प्रोफेशनलिज्म को लाया जा सके। ओके स्ट्रैटेजिक आपका सेक्टोरल डेवलपमेंट किया जा सके, जैसे आपके डिफरेंट सेक्टर में सेल्फ रिलायंस लाई जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके भारत को। फिर आपके कोऑपरेटिव में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है उसको बढ़ाया जा सके, इनोवेशन को आगे लाया जा सके, टेक्निकल इफिशिएंसी को डेवलप किया जा सके। ओके तो इसमें अभी जो हिस्टोरिकल अगर सिंबॉलिकल रूट अगर देखे तो अमूल का बर्थ प्लेस कहाँ है, आपका गुजरात में है। व्हाइट रेवोल्यूशन के जरिए आपके अमूल का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। फिर आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनका भी डेवलपमेंट देख सकते हैं। फिर हाल ही में जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का लॉन्च हुआ उसका भी डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो नेम्ड आफ्टर त्रिभुवन दास पटेल जी, द फादर ऑफ अमूल कोऑपरेटिव्स। ओके तो त्रिभुवन दास पटेल जी एज वेल एज आपके वर्गीस कुरियन जी, और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं हमारे देश के पहले आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में भी। ओके तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी है ये, मल्टी लेवल का कोर्सेज इसमें दी जाएंगी। स्कूल करिकुलम में भी कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया जाएगा, वुमेन के ऊपर फोकस की जाएंगी ताकि वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सके। तो वुमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट आप मेंस में जिक्र कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, एकेडमिक एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन होना जरूरी है। जो पॉलिसी बनाई गई है उसको एकेडमी में इंटीग्रेट करना जरूरी रहेगा। और आप जैसे डिफरेंट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव, ओके ये इफ्को के बारे में मेंशन कर सकते हैं, खारविको के बारे में मेंशन कर सकते हैं, अमूल के बारे में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ और क्या करना है, एक्सपेंड करना है कोऑपरेटिव का जो आइडिया है, जो आपका नॉलेज है, जो यूनिवर्सिटीज है उसको, एजुकेशन को नॉर्थ ईस्ट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है 112 उसमें। ओके
फिर हम आपके कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, टी में, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, फिशरीज में। ओके, डिजिटल कोऑपरेटिव लिटरेसी हम दे सकते हैं ताकि आपके ई कोऑपरेटिव एजुकेशन को मॉक के जरिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है उसमें हम प्रोवाइड कर सके। वुमेन सेंट्रिक कोऑपरेटिव स्टडीज में भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम वुमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलप कर सके। ओके, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन मॉडल से हम लर्न कर सकते हैं आपका कि किस तरीके से हम एडवांस कोऑपरेटिव मैनेजमेंट करें। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा आर्टिकल। इंडिया इज फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री सेज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है जिसमें मेंशन किया है कि इंडिया क्या है, फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने डिफरेंट वेलफेयर स्कीम के मदद से, जो गवर्नमेंट का क्या है दायित्व है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की सोशियो इकोनॉमिक जो इनजस्टिस है उसको दूर करे, आपके वुमेन एम्पावरमेंट करे, एजुकेशनल एम्पावरमेंट करे, हेल्थ सेक्टर में एम्पावर करे लोगों को। ओके, तो उसके लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स ली है, जैसे आपका जनधन ओके योजना, फिर आप देख सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील का सिस्टम है। ओके, फिर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ओके, पीएम किसान, लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर ओके टू इरेडिकेट इन इक्वालिटी इन आवर कंट्री। तो उसके लिए अभी क्या है, जो वर्ल्ड लेवल के जो रिपोर्ट है ओके जो दर्शाती है कि हमने कितना अचीवमेंट किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की और रुख मोड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी जो है दूर हो रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का। इसीलिए इंडिया क्या है, फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री में आ गया है एज पर गिनी कोएफिशिएंट और गिनी इंडेक्स। ओके, तो गिनी इंडेक्स क्या है थोड़ा बाद में हम देखेंगे। तो इंडिया के आगे कौन कौन से देश है, आपके स्लोवाक रिपब्लिक है, स्लोवेनिया है, बेलारूस है। और इनइक्वालिटी हैज डिक्लाइन शार्पली। तो डिक्लाइन किया है शार्पली इस समय के अंदर। तो इसी समय के अंदर आप जो डिफरेंट स्कीम अभी मैंने चर्चा की वो इसमें ली गई है। फिर शार्प फॉल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी होता है एकदम आपके गुजर बसर में ही दिक्कत होती है, वैसी पॉवर्टी 16.2 से कम होकर 2.3 में आ गई है। पॉवर्टी एलिवेशन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ जो वेलफेयर है उसका कवरेज हुआ है लोगों के बीच में। कंपैरिजन विद अदर मेजर कंट्रीज अगर देखें तो इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट जो का या फिर गिनी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंकिंग नॉट रैंकिंग स्कोर जो है 25.5 है। ओके, तो अभी गिनी जो इंडेक्स होता है उसमें अगर 0 होता है तो परफेक्ट इक्वालिटी को दर्शाता है और 100 होता है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ओके, तो परफेक्टली इनइक्वल और परफेक्टली इक्वल तो कोई नहीं हो सकता है, उसके बीच में हमें कोशिश करना है कि आपका स्कोर जो है जितना हो कम होते आए मतलब 25 से 20 हो, 20 से 15 हो, 15 से 10 हो, 10 से 5 हो, उस तरीके से आना है। चाइना में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है वेल्थ का, ओके, प्रॉपर्टी का। यूनाइटेड स्टेट्स अभी हो सकता है कि ये वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 नेशन है, लेकिन इसके देश के अंदर क्या है, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आप गिनी कोएफिशिएंट में देख सकते हैं कि 41.8 स्कोर मिला है, जो इंडिया से काफी पीछे है। इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है अंडर जैम ट्रिनिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमजीएनरेगा, पीएम किसान, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जो अभी मेंशन किया मैंने। नेक्स्ट आप एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स में ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो गिनी इंडेक्स या फिर गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, ये एक मेजरमेंट होता है इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी का। अगर 0 हुआ तो परफेक्ट इक्वालिटी है, 100 हुआ तो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है। डेवलप किसने किया था कभी पूछा जा सकता है, इटालियन स्टैटिस्टिशियन आप कोराडो जी ने। ओके, अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर देखें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, अगर एक इंसान दिन के $2.15 खर्च नहीं कर पा रहा है तो ये लगभग कितना होगा आपका 160-70 रुपए के लगभग, उससे भी नीचे अगर उनकी कमाई है, खर्च है, तो आपका क्या है, वो आपके एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। ओके, तो लगभग 200 के ऊपर अगर कमाई होती है तो ये आपके क्या है, पॉवर्टी से बाहर आ गया है। ओके, एब्सोल्यूट डेप्रिविएशन है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो पता ही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफर जो हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम का। नेक्स्ट आप इसमें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें तो आपको ये सभी चीजें आप अभी सपोज ऐसे लिख रहे हैं या फिर जनरल जो आंसर है जीएस का उसमें भी अगर थोड़ा 1-2 टच
टच अगर आप दे सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो जो वेलफेयर स्कीम्स ली गई है उससे क्या हो रहा है, मैक्सिमाइजिंग किया जा रहा है वेलबींग को ऑफ लार्जेस्ट नंबर बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। फिर रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है, तो जॉन रॉल्स साहब जो है अमेरिकन फिलोसोफर, जो उन्होंने किताब लिखा है उसमें थियोरी ऑफ जस्टिस, उसमें मेंशन किया है मैक्सिमम प्रिंसिपल को ध्यान देना है। ओके, जस्टिस क्या है, फेयरनेस है कि सभी को फेयर तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके, सहूलियत जो है वो देनी चाहिए। कैपेबिलिटी अप्रोच दिया गया है बाय अमित्य सेन जी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम उनके किताब का नाम है, और ये आपके नोबेल लॉरिएट भी रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा है कि आपके क्या करना है, लोगों का कैपेसिटी को इंक्रीज करना है बाय हेल्थ, बाय एजुकेशन, बाय स्किल, ताकि लोग क्या कर सके, खुद का लाइफ खुद ही आपका ड्राइव कर सके। ओके, तो इसीलिए आप देख सकते हैं इन फिलोसॉफिकल चीजों को भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं एथिकल डायमेंशन में कि हमें जस्टिस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। जस्टिस रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या है, आपका सोशियो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है उसको आपका लोगों के बीच जस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। उसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना जरूरी है, रिच के ऊपर टैक्स लगा के जो आपके इनइक्वालिटी है उसको बराबर करना जरूरी है। बाकी वे फॉरवर्ड में आप चीजों को एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, वही रटी रटाई चीजें हैं वो आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मोमेंटम हमने पकड़ा है उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है, टारगेटेड ट्रांसफर को कंटिन्यू रखना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है, अर्बन पॉवर्टी को कम एड्रेस किया जाता है इसको ज्यादा एड्रेस करना जरूरी है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को आपका प्रमोट करना जरूरी है, लाइक एमएसएमई डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, डिजिटल सेक्टर्स, ओके, आप स्किलिंग करना, री स्किलिंग करना, एजुकेशन देना, ये सभी चीजें जरूरी रहेंगी। स्ट्रेंथन करना है हमें डीबीटी को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, सोशल प्रोटेक्शन नेट्स जो है आपके वो देने जरूरी है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई। फिर टैकल करना है राइजिंग रीजनल डिसपैरिटीज को, ओके, जो बैकवर्ड रीजन है, आपके मार्जिनलाइज रीजन है, उनको डेवलप करना जरूरी है, जैसे ईस्टर्न इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। ओके, फिर टैक्सेशन में रिफॉर्म लाना है रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना है, जिसका इनकम ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा जब टैक्स लगेगा वही कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कम इनकम हुआ तो कम टैक्स लगेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। तो अभी ये आर्टिकल आज मैं चौथी बार इसमें इंक्लूड किया गया है, 2 बार मैंने समझाया है और बाकी जो पीडीएफ है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो मैं सिंपली समझाना चाहूंगा कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव है, जैसे आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है, तो उसमें अगर एक कंपनी बढ़िया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है, ओके, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट देती है। ओके, इंसेंटिव देती है, जिससे कंपनीज क्या होती है और प्रोडक्शन करती है, ताकि क्या हो, आपका एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो और ज्यादा एक्सपोर्ट हो, क्वालिटी और बेटर हो। तो उसी तरीके से डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अभी क्या दिया जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, पहला तो जो जॉब मिलेगा उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा, 15,000 का इंसेंटिव के बारे में कहा गया है, अप टू 15,000, जिसके सैलरी 1 लाख तक है, ओके, या फिर 1 लाख से कम है। और जो एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस है, उनको 3,000 पर एम्प्लॉय दिया जाएगा, ओके, पर मंथ। तो ये काफी अच्छा स्कीम है, जिससे क्या होगा, आपके लॉन्ग टर्म में रिटेंशन होगा। ये आपका स्कीम जो है लगभग आपके 2027 तक चलेगा, मुझे जहां तक ध्यान है। ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, वेज सब्सिडी टू वर्कर एंड एम्प्लॉयर दे रहा है, फोकस कर रहा है सस्टेन एम्प्लॉयमेंट में, ताकि लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। सपोर्ट कर रहा है फॉर्मलाइजेशन को, क्योंकि हमारे देश में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर का प्रॉब्लम है। जो कंपनीज है आपके ऑन पेपर हायर नहीं करती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं देती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देती है, जैसे पेंशन हो, आपके प्रोविडेंट फंड हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो। तो अभी जब गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, ओके, और कंपनी जब इंसेंटिव लेना चाहेगी तो उनको पेपर में दिखाना होगा वर्कर को, तो उससे फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट भी होगा। तो ये सभी क्या होगा, इसके आपके पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे। कंसर्न क्या है वो थोड़ा बहुत आप एक बार देख लीजिएगा। मिसयूज इसका किया जा सकता है, ओके, कि आपके ऑन पेपर हायर तो कर लिया है लेकिन एक्चुअल में पर्सन नहीं है। ओके, इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट को, सिर्फ मीडियम और लार्ज यूनिट को ही लिया गया है। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है आपका। इसके लिए, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जरूरी होंगे, वो उसको करना जरूरी रहेगा। ओके,
जैसे आपके टैक्सेस को रैशनलाइज करना, जीएसटी को रैशनलाइज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, पावर को डेवलप करना, ये सभी जरूरी है, ओके, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन सके। नेक्स्ट आर्टिकल एक आपका कंसर्न जता रहा है और एक आपका जो कन्फ्लिक्ट आ जाता है कभी मिनिस्ट्री के बीच, वो दर्शा रहा है। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ओके, जो 2006 में आया, उसके तहत क्या किया जाता है, जो 3 जनरेशन से फॉरेस्ट एरिया में रह रही है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उनको लैंड का परमानेंट पट्टा दिया जाता है या फिर परमानेंट सेटलमेंट दिया जाता है, ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, अगर लैंड का आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो ही वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स को अवेल कर सकती है। गवर्नमेंट फिर आपके जो डिफरेंट क्रेडिट स्कीम है, उनके तहत क्रेडिट को अचीव कर सकती है। तो उसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत डिफरेंट आपके ट्राइबल कम्युनिटीज को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या किया गया है, आपका लैंड का राइट दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में जो आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2 साल में एक बार आता है, तो 2023 का जो रिपोर्ट आया है, उसमें ये दिखाया गया कि जिस एरिया में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपका जमीन का पट्टा दिया गया, ट्राइबल का परमानेंट सेटलमेंट करवाने की कोशिश की गई, उन रीजन में आपका जो फॉरेस्ट का डिक्लाइन है वो ज्यादा देखा गया है। ऐसा कहा आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और उसी के बाद क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ आपका एक अनबन हो गया है। अनबन जो भी है, जो कंट्रोवर्सी है, वो साइड में रखना है उसको। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी ये है कि आपके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ऐसे तो हम ये जानते भी है और मानते भी है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट का अच्छा ख्याल रख सकती है, क्योंकि सालों से आपके फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि फॉरेस्ट राइट मिलने के बाद आपके फॉरेस्ट का जो देख रेख है वो आपके जो कम्युनिटी है वो भी करे, प्लस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक सिंक में रह के करे, ताकि कोई भी आपके जो व्यक्ति है, ओके, वो फॉरेस्ट को हार्म ना पहुंचाए। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, पहली बार ये लिंक दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका FRA टू फॉरेस्ट कवर डिक्लाइंस, ओके, कि FRA के एक्ट की वजह से, फॉरेस्ट राइट एक्ट की वजह से किस तरीके से फॉरेस्ट कवर में डिक्लाइन हुई है, स्पेशली ट्राइबल रीजन में। ओके, तो इसीलिए अभी जरूरी क्या है, आपका प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, ओके, कम्युनिटीज को अवेयर करना अबाउट फॉरेस्ट, ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 आर्टिकल है जो क्या दर्शा रहा है, अबाउट राइस कल्टीवेशन के बारे में दर्शा रहा है कि राइस का जो कल्टीवेशन है उसका जेनेसिस हमें कहाँ मिलता है, और राइस कैसे आपका सिर्फ एक स्टेपल फूड ही नहीं है, आप हमारा प्रधान और या फिर मेन खाद्य ही नहीं है, इसी के साथ हम हमारा जो कल्चर है वो काफी हद तक आपके क्या है, राइस कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो अभी अगर आप देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फेस्टिवल मनाई जाती है, बैसाखी हो, पोंगल हो, ओके, मकर संक्रांति हो, देन आपका आसाम में अगर देखें तो आपका बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू है, उसके बाद आपका काती बिहू है, उसके बाद आपका भोगाली बिहू है। तो ये जो आपके डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल जो है, ओके, और इन फेस्टिवल्स के साथ ही जो डिफरेंट आपके सॉन्ग है, म्यूजिक है, आपके इसी के साथ आपका आपका डांस है, ये सभी चीजें, या फिर फूड है, या फिर आप कुजिन्स कह सकते हैं, तो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ कल्टीवेशन, एंड दैट टू स्पेशली अलाइंड विथ राइस कल्टीवेशन। ओके, सो राइस वाज ग्रोन 10,000 years ago. It was first linked to India. तो फर्स्ट इंडिया में इसका एविडेंसेस पाया जाता है। हम न्यूलिथिक एज जब पढ़ते हैं ना एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, तो राइस के जो हस्क है वो सभी चीजें बरामद होती है कि उस समय आपका क्या हुआ करता था, राइस का सर्ज इंडिया में हो गया था, राइस एंड कॉटन का। ओके, तो आप देख सकते हैं कॉटन फॉर फैब्रिक्स एंड आपके राइस फॉर स्टेपल डाइट। तो उसी समय क्या है, इंडिया का जो आप सिविलाइजेशन है, आप देख सकते हैं कि कितने पहले हम क्या हो गए थे, सिविलाइज्ड हो गए थे इंडिया, और एज वेल एज जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, लाइक चाइना है, जापान है। ओके, तो चाइना और जापान का कल्चर भी क्या है, बहुत हद तक आपके कल्टीवेशन एंड दैट टू इन राइस कल्टीवेशन डिपेंडेंट है। तो आप अगर देखेंगे ना साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, तो राइस का जो भरमार है बहुत ज्यादा है, और आपके इस एरिया के जो पॉपुलेशन है, ओके, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे यूज टू कंज्यूम आपके स्टेपल डाइट में राइस को लेते हैं।
ओके, या फिर अलग प्रोडक्ट भी अगर खाते हैं तो वो भी क्या होता है, आपके राइस से ही निर्मित होते हैं। तो इससे आपका राइस का जो इंपॉर्टेंस है, कल्चरल लिंक है, वो समझ में आया। अगर आज के समय पे हम देखें तो राइस कल्टीवेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, तो राइस कल्टीवेशन क्या है, एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। ओके, और वाटर गजलिंग होने की वजह से क्या होता है, इसको वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसी के साथ इसको आज के समय जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर, ओके, वो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर, देन आपका पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इनको इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके वजह से आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होना। ओके, देन आपके जो मिट्टी है, मिट्टी की जो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है उसका डिग्रेडेशन होना, फिर सॉइल रन ऑफ होके यूट्रोफिकेशन जैसे प्रॉब्लम्स होना, और प्लस क्या होता है आपका राइस कल्टीवेशन में एक तो आपका मीथेन का इमिशन, CH4 का भी इमिशन ज्यादा होता है। तो क्या ये सभी क्या कर रही है, क्लाइमेट जो चेंज है उसमें और आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है नेगेटिवली। ओके, तो ये सभी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। बाकी सेकेंड आर्टिकल भी जापान के साथ लिंक किया गया है कि राइस क्या है, सेक्रेड है, पवित्र है जापान के लिए, सिर्फ जापान के लिए नहीं, पूरे आप साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इसको पवित्र मानेंगे या फिर पवित्र पाएंगे। ओके, हमारे देश में भी हम राइस को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर जब भी लक्ष्मी माता का पूजा होता है तो उसमें भी राइस को यूज किया जाता है। ठीक है, पैसे रखे जाते हैं लेकिन राइस को भी रखा जाता है, क्योंकि पहला हमारा जो वेल्थ है वही क्या है, एंशिएंट समय पे देखे फूड है। ओके, लाइक राइस, देन जो सॉइल है, जो वाटर है। ओके, तो ये सब हमारे लिए क्या है, आपके रिसोर्सेस है, वेल्थ है। ओके, तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके से क्या हो रहा है, आपके राइस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और राइस कैसे, राइस का कल्टीवेशन कैसे आपके एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। ओके, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान अगर दिया होगा यूपीएससी का ऐसे में, तो उसमें देखा होगा वर्ड्स आर शार्पर देन शॉर्ट करके एक टॉपिक आया था ऐसे में। ओके, तो इसमें वही चीजें कही गई है कि किस तरीके से वर्ड क्या हो सकता है, बहुत शार्प हो सकता है, और जो आपका कन्फ्लिक्ट होता है वो कैसे इरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ वर्ड्स। ओके, क्योंकि वर्ड्स का इस्तेमाल अभी आप देख सकते हैं जो पॉलिटिकल आपका सिनेरियो है उसमें बहुत आपकी फॉल्टी वर्ड्स, बहुत इमोरल वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, और उसी के वजह से क्या होता है, आपके डिफरेंट नेशन के बीच आपकी वार हो जाती है, एथनिक क्लिंजिंग तक हो जाता है। तो वार ऑन वर्ड्स, कन्फ्लिक्ट करप्ट्स लैंग्वेज। ओके, तो कन्फ्लिक्ट क्या करती है, लैंग्वेज को करप्ट कर देती है। तो अभी इसमें देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाल ही में इजरायली ऑफिशियल्स ने क्या यूज किया था, मूविंग द ग्रास, मतलब ग्रास की कटाई हो रही है। जो गाजा में जो ऑफेंसिव स्ट्राइक किया गया था उसमें ऐसा जो आपका ऑफेंसिव शब्द है, करप्ट शब्द है, डीह्यूमनाइज जो वर्ड है उसको यूज किया गया है। फिर डीह्यूमनाइजेशन थ्रू वर्ड्स अगर आप देखें तो पैलेस्टीनियन को क्या आपका लेबल किया गया है, ह्यूमन एनिमल्स। ओके, और नाजी ने आपका जीव को क्या कहा था, टैप वर्म कहा था। ओके, रेड करके पुकारा था। तो ये सभी आपकी दिखाती है कि किस तरीके से क्या है, डीह्यूमनाइजेशन किया गया है, और यही डीह्यूमनाइजेशन एक समय पे जाके क्या करती है, इट पेव्स द वे फॉर जेनोसाइड। ओके, एक पूरी कौम को, एक कम्युनिटी को खत्म कर देना, जेनोसाइड एंड ब्रूटैलिटी को दर्शाता है। ओके, तो फिर आप इसमें देख सकते हैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए क्या है, हमारे मॉरल डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। हम अगर मॉरल रहें, एथिकल रहें, और हमारे अंदर वैल्यूज रहती है, तो हम ऐसे वर्ड का इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें दिखाई गई है। इसी के साथ आपके जॉर्ज ऑरवेल जो है, ओके, आपके काफी फेमस फिलोसोफर है, राइटर है, तो उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल लीडर से करप्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, इज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, ताकि पॉलिटिकल कंट्रोल को बनाया जा सके, एक कम्युनिटी को ऑफेंड किया जा सके, दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट में लिया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, वर्ड्स आर शार्पर देन शॉर्ट्स, वैसे कोई टॉपिक बनता है तो ऐसे में आप इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स डिक्लेरेशन लाइकली टू इंक्लूड पहलगाम अटैक। तो हाल ही में आपका ब्रिक्स समिट आज से ही होने वाला है। ओके, 6 to 7 8 ऐसा कुछ था। ओके, तो उसमें अभी क्या है, आपके जो पहलगाम जो अटैक हुआ बाय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप एंड पाकिस्तान, तो उसको अभी क्या किया जाएगा, ब्रिक्स के जो डिक्लेरेशन है। तो ब्रिक्स क्या है, एक आपका
इकोनॉमिक ग्रुप है जिसमें आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो आपकी राइजिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो इसके मेंबर है। तो इसमें अभी डिक्लेयर किया जाएगा कि लाइकली है, इंक्लूड किया जाएगा पहलगाम अटैक के बारे में। तो मैंने ये इंक्लूड इसीलिए किया ताकि आप ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आप इसका जो कब ये फॉर्मेशन हुआ, कितने मेंबर है, ओके, ये थोड़ा बहुत आप देख ले। तो अभी आपका लास्ट टाइम रशिया के कजान में ब्रिक्स का समिट हुआ था, उसके बाद ब्राजील में हुआ है, नेक्स्ट आपके इंडिया में होने वाला है, उसके बाद चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे होगा। तो ये सभी चीजें क्या है, प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है। और बाकी मेंस में आप क्या है, कहीं आप जिक्र कर सकते हैं आईआर में इन चीजों के बारे में कि डेवलपिंग नेशंस कैसे कोलैबोरेट कर सकती है अगेंस्ट द यूनिलैटरल एक्शंस ऑफ द वेस्टर्न नेशंस लाइक यूएसए। ओके, तो वो सभी चीजें एक बार आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपका जो द न्यूक्लियर पुलिसमैन, तो जो IAEA है, ओके, आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इनके जो आपके चीफ है, उन्होंने आपके ये बताया है, अभी दर्शाया है कि इनको ऐसा कोई आपका क्लू नहीं मिला था या फिर ऐसा कोई एविडेंस इनको नहीं मिला था जिससे आपके ये पता चल सके कि ईरान न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का इस्तेमाल करके वेपनाइज करने जा रहा है। तो अभी ध्यान रखिएगा, IAEA का पहले का जो रिपोर्ट था वो काफी आपका उसमें ईरान के अगेंस्ट चीजें लिखी गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ, अनप्रोवोकेटिव अटैक किया गया, पहले बाय इजराइल, देन सेकेंडली बाय यूएसए। तो अभी जो आपका अटैक हो गया उसके बाद अभी जो चीफ है वो ये मेंशन कर रहे हैं कि आपका क्या है कि ऐसा कोई आपका एविडेंस नहीं पाया गया था, जैसा आप देख सकते हैं पास्ट में इराक के साथ हुआ था। ओके, कि इराक आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, ऐसा एलिगेशंस लगाते हुए यूएसए ने इराक के ऊपर भारी हमला कर दिया था अंडर द ऑपरेशन नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो अभी इसमें हमें पढ़ना क्या जरूरी है, अभी ये जो बातें हैं ये कम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती है, ओके, वो चाहे आपका यूएनओ हो या फिर IAEA हो या फिर किसी भी तरह का एजेंसी हो या फिर कोई आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसी या फिर फाइनेंशियल एजेंसी लाइक IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, तो इनको ऑटोनॉमी बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि आपके किसी डेवलप कंट्री के दबाव में आके या फिर आपके उनके दबाव में आके पॉलिटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये सभी क्या है आपके सही नहीं है। ओके, जिसके वजह से क्या है, लॉलेसनेस फैल रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गवर्नेंस होती है उसमें आपकी क्या हो रही है, केओस आ रही है। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। सीधा सीधा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आर्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज है वो कितनी दूर डेमोक्रेटिक है, वो कितनी दूर आपकी रूल बेस्ड है, ओके, वो चीजें पूछी जा सकती है, तो वो लिखना ज्यादा जरूरी रहेगा। अभी IMF है, बहुत ही लेस डेमोक्रेटिक है, वर्ल्ड बैंक लेस डेमोक्रेटिक है, जो डेवलपिंग नेशंस है, ग्लोबल साउथ है, उनके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, उनका जो वॉइस है उसको सुना नहीं जाता है, जो डेवलप नेशंस डिसाइड करती है वो उनके ऊपर थोपा जाता है। तो इसमें मैं एक आपके अमेरिकन नोबेल लॉरिएट उनके बारे में मेंशन करना चाहूंगा, जिनका नाम है जोसेफ स्टेगलेट्स। तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है उनके जो किताब है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, कि किस तरीके से आपके ग्लोबलाइजेशन तो हो रही है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के तहत, लेकिन डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो उसने जोसेफ स्टेगलेट साहब ने उन्होंने फिर मेंशन किया है आपके दूसरे बुक जिसका नाम है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो उसमें नॉट इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, उसमें लिखा है कि जब जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो जब आपकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगी तब क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे आपका आप जो चीजें होंगी, जो गवर्नेंस होगा वो रूल बेस्ड होगा, डेमोक्रेटाइज्ड होगा। तो इसीलिए आपका डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो करना जरूरी है। और मैंने जो अभी आपका मिस किया था एक नाम, ओके, मिस प्रोनाउंस कर दिया था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसको लिखा था बाय जगदीश भगवती जी ने। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है।
ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप आपको चीजें समझ में आई है, और अगर नहीं आई है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम चीजों को आपको फोन में या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर हम आपको उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।